नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा रेरा के बारे में कि रेरा क्या है और जो होम बायर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं, इन दोनों पक्षों का इस रेरा से कैसे लाभ हो सकता है। इन दोनों पक्षों के लिए ये रेरा कितना उपयोगी है और कैसे उपयोगी है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आज भारत में एग्रीकल्चर ही है रोजगार देने के मामले में। लेकिन आज दूसरे नंबर पर जो इंडस्ट्री है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो भारत में रोजगार देने के मामले में नंबर 2 पर आती है। लगभग 250 इंसिलरी इंडस्ट्रीज भी हाउसिंग सेक्टर के माध्यम से डेवलप हो रही हैं, अपना काम कर रही हैं और बहुत बड़े संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले 15 से 20 सालों में इस सेक्टर में जो काम होना चाहिए था वो काम हो नहीं पा रहा है। लोगों का जो होम बायर्स हैं उनका भरोसा इस इंडस्ट्री से धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। दोस्तों, जितना मानकीकरण इस इंडस्ट्री में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सभी लोगों के लिए एक घर खरीदना एक सपने के समान है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं वो एक घर खरीदने में अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देते हैं, लोन भी लेते हैं और किसी भी तरह अरेंज करके एक बहुत बड़े सपने के रूप में इस प्रोजेक्ट को लेते हैं और एक घर बना पाते हैं। अगर किन्हीं कारणों से उनकी ये पूंजी डूब जाए या उनको ये लगे कि इसमें रिस्क है, हमारा पैसा नहीं मिलेगा और मकान भी नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में उन होम बायर्स का या जिन्होंने पूंजी लगाई है मकान खरीदने के लिए, एक सपना उनका है मकान लेना, उनके लिए ये बहुत बड़े दुख का कारण हो जाता है अगर उनका पैसा डूबने की स्थिति बनती है और उनको मकान मिलने में दिक्कत होती, लगता है कि पैसा डूब गया और मकान नहीं मिलेगा। तो आज मैं बात करूंगा 3 फैक्टर्स पे। नंबर 1, रेरा की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। नंबर 2, मैं बात करूंगा कि होम बायर्स के लिए और जो प्रमोटर्स हैं उसके लिए ये कैसे उपयोगी है। और नंबर 3 पे मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी रेरा है वो क्या काम इस समय कर रहा है। बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, पूरे भारत में रेरा एक एक्ट के रूप में काम कर रहा है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। 2016 में द रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भारत सरकार ने बनाया था और भारत के समस्त प्रदेशों को ये अधिकार दिया था कि आप अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार, जो उसमें प्रमोटर्स हैं उनकी स्थितियों के अनुसार और होम बायर्स की संख्या के आधार पर अपनी रेगुलेट करने के संबंधित जो नियमावली है आप खुद बनाइए और इस एक्ट को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर इसको लागू करिए अपने प्रदेश में। तो 2016 से ये रेरा एक्ट पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, लागू है और पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में भी उनकी परिस्थितियों के अनुसार वहाँ की सरकारों ने लागू किया हुआ है। दोस्तों, ये कहाँ एप्लीकेबल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। प्रदेश में जो भी प्लानिंग एरियाज हैं, प्लानिंग एरिया का मतलब है कि अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वहाँ भी इसको विकास क्षेत्र कहते हैं, डेवलपमेंट एरिया कहते हैं। रेगुलेटेड एरिया है तो डेवलपमेंट एरिया कहते हैं और इसको प्लानिंग एरिया भी कहते हैं। तो किसी भी प्लानिंग एरिया पर रेरा का नियम लागू है और ये उन प्रोजेक्ट्स पर लागू है जिन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोजेक्ट एरिया है वो 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक है, उन प्रोजेक्ट्स पे लागू है। पहला केस ये है और दूसरा केस ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स में नंबर ऑफ यूनिट्स 8 या उससे अधिक हैं उन पे भी लागू है। अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई आदमी ये कहता है मेरा जो प्रोजेक्ट एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है, मान लीजिए 450 स्क्वायर मीटर है, 450 स्क्वायर मीटर है, लेकिन इसमें यूनिट 10 है
या यूनिट 8 है या 8 प्लस हैं, तो क्या ये मेरा प्रोजेक्ट रेरा से आच्छादित होगा? जरूर होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट का एरिया 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, भले ही उस पर यूनिट 8 से कम है तो भी ये लागू होगा। दूसरे केस में अगर आपकी यूनिट 8 या उससे अधिक है, भले ही प्लॉट एरिया 500 वर्ग मीटर से कम है तो भी ये लागू होगा। दोनों में से अगर कोई एक फैक्टर आप पे एप्लीकेबल है तो रेरा का एक्ट वहां पे लागू होगा। ये तो हो गई इसकी एप्लीकेबिलिटी। अब मैं बात करूंगा कि रेरा से आपका क्या मतलब है, आपके लिए किस तरह ये उपयोगी है। दोस्तों, रेरा कानून लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश में अब कोई भी प्रमोटर किसी होम बायर को किसी भी स्टेज पे चीट नहीं कर सकता है। बात करते हैं क्रम से। पहले क्या होता था, रेरा के आने से पहले हर प्रमोटर, मैं प्रमोटर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि रेरा ने इसके लिए भी अपने नियमावली में, अपने एक्ट में उल्लेख किया है। पहले जो लोग मकान बना के बेचने का काम करते थे या अपनी यूनिट्स बना के बेचने का काम करते थे, अलग अलग तरीके से उनको लोग पुकारते थे। किसी को बिल्डर कहते थे, किसी को डेवलपर कहते थे, कोई उनको प्रमोटर कहता था, कोई उनको रियल एस्टेट डेवलपर कहता था। लेकिन रेरा ने सबको एक नाम दे दिया है। जो भी इस तरह की एक्टिविटी में लगा है, निर्माण करता, उसको प्रमोटर कहा जाएगा। तो अब जो भी प्रमोटर अपने रियल एस्टेट की एक्टिविटी में लगा हुआ है, आप उससे होम बाय कर रहे हैं, तो अभी तक रेरा आने से पहले उनके एरिया बताने का सिस्टम भी अलग अलग था। अपने तरीके से लोगों ने उसको मैनेज कर रखा था। कोई उसको कहता था कि कारपेट एरिया से मैं बेचूंगा, कोई इसको कहता था मैं सुपर एरिया रखूंगा, किसी ने उसका नाम प्लिंथ एरिया के हिसाब से रख रखा था। अलग अलग एरिया बता के लोग अपनी रियल एस्टेट्स की यूनिट को बेचते थे। अब रेरा ने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, सब लोगों के लिए एक ही एरिया कैलकुलेट करने का तरीका रखा है, जिसका नाम उन्होंने रखा है कारपेट एरिया। अब कोई भी प्रमोटर अपनी यूनिट सेल करेगा तो वो कारपेट एरिया शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा उसके लिए। और कारपेट एरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक्ट में उल्लेख कर दिया गया कि भाई कारपेट एरिया इसी को कहते हैं और ऐसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो अब एरिया के रेफरेंस में कोई भी प्रमोटर किसी होम बायर को या किसी यूनिट बायर को चीट नहीं कर सकता है। अपने तरीके से उसको एरिया नहीं बता सकता कि हमारा तो एरिया इतना आ रहा, भाई ये फार्मूला है रेरा एक्ट में, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमें दे दो, मैं वो एरिया मानूंगा और वो कारपेट एरिया होगा और उसके लिए फार्मूला उसमें तय कर दिएगा। पहली बात ये हुई। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये है कि डिफॉल्ट के केस में, डिफॉल्ट दोनों तरफ से हो सकता है, होम बायर की तरफ से भी हो सकता है अगर वो पैसा अपने शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट नहीं करता है, और ये डिफॉल्ट प्रमोटर की तरफ से हो सकता है अगर वो आपको आपकी यूनिट जो उसने वादा किया है उस समय पर नहीं देता है, तो उसका डिफॉल्ट है। तो दोनों केस में, डिफॉल्ट के केस में भी अभी तक क्या होता था कि अगर होम बायर ने अपना पैसा समय से नहीं दिया प्रमोटर को, तो प्रमोटर अपने तरीके से 15%, 18% जो मनमानी है अपने अपने तरीके से लोग रेट लगा के, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के बचे हुए पैसे पर होम बायर से उसकी डिमांड करता था। और अगर प्रमोटर डिफॉल्ट हो रहा है तो वो क्या उसमें होम बायर को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, कितना छूट देगा, ये वो अपने तरीके से करता था कि मैं तो कम दूंगा और अगर होम बायर डिफॉल्ट हो रहा तो मैं ज्यादा लूंगा। तो अब ये भी नहीं चलेगा। रेरा में इसके लिए भी डिफॉल्ट केस में भी दोनों पक्षों में, चाहे होम बायर डिफॉल्ट होता है अपने समय से पैसा देने में या प्रमोटर डिफॉल्ट होता है समय से प्रॉपर्टी देने में, यूनिट देने में, दोनों केस में अब एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, वही होम बायर देगा और वही डिफॉल्ट के केस में प्रमोटर भी देगा। और वो कितना होगा, ये उतना होगा जितना कि राज्य सरकार अपने प्रदेश में निर्धारण करेगी। और ये निर्धारण करने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो MCLR कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के
MCLR के अनुसार तय किया जाएगा। MCLR का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रेट है वो ली जाएगी प्लस 1% और इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो जो MCLR ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे देखा जा सकता है। ये फ्लेक्सिबल है, हर समय घटता बढ़ता रहता है। तो जिस दिन आप पे ये लागू हो रहा है, जिस दिन इसकी कैलकुलेशन की जा रही, उस दिन आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, प्लस 1% और ऐड किया जाएगा। यही डिफॉल्ट के केस में होम बायर भी देगा अगर वो डिफॉल्ट करता है, और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो प्रमोटर है वो होम बायर को डिले होने की स्थिति में देगा। दूसरा ये हुआ कि वो किसी भी होम बायर को चीट नहीं कर सकता है। जो प्रमोटर है इस पे भी अंकुश लग गया है रेरा के आने से। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कभी क्या होता है कि जो प्रमोटर है उसने कहा कि साहब हम आपको 2 साल में मकान बना के देंगे, 3 साल में मकान बना के देंगे। उसने अपने ब्रोशर में जो भी वादा किया, अभी तो ऐसे चलता था, लेकिन वो समय पे नहीं बना रहा है, डिले होता चला जा रहा है। और जो होम बायर है उससे शेड्यूल के अनुसार, जो पेमेंट का शेड्यूल है उसके अनुसार वो पैसा लेता रहता है, लेकिन वो पैसा मकान बनाने में या उस बिल्डिंग को बनाने में नहीं लगाता है जिसके लिए वो पैसा उसने रिकवर किया है, रिसीव किया है, होम बायर से लिया है, उसमें नहीं लगाता है। वो क्या करता था अभी तक, वहां से पैसा लिया, अपनी लैंड बैंक बढ़ाने में लगा दिया, कहीं और जमीन खरीद रहा है, इस प्रोजेक्ट में जिसमें पैसा लिया उसमें नहीं लगा रहा है, या कोई दूसरी इंडस्ट्री में लगा दिया, कोई होटल बना लिया, किसी और काम में लगा लिया, और इधर डिले करता रहता था और आपसे होम बायर से शेड्यूल के अनुसार जो पेमेंट प्लान था उसके अनुसार लेता रहता था। और जो होम बायर थे वो परेशान रहते थे, समय पर उनको मकान नहीं मिल पाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता है। रेरा आने के बाद जो प्रमोटर्स हैं उनको अपना प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा ले रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के उसी अकाउंट में वो पैसा का 70% जो मनी है, रिसीवेबल्स जो भी हैं, जितना पैसा मिल रहा है उनको होम बायर से उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट का जो अकाउंट खोला गया है उसका 70% पैसा उस अकाउंट में डालना पड़ेगा। प्रमोटर को लैंड और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही खर्च करना पड़ेगा, इसके अलावा वो कहीं और खर्च नहीं कर सकता है। इसके लिए रेरा में प्रोविजन किए गए हैं। इससे क्या होगा कि जब वो पैसा उसी के कंस्ट्रक्शन में, उसी के लैंड में खर्च होगा तो समय पर निर्माण पूरा होगा, और वो जो आपको देने का वादा कर रहा है, समय जिस समय पे देने का वादा कर रहा है उस समय पे आपको आपकी यूनिट दे पाएगा। इसके लिए रेरा में ये भी प्रोविजन किया गया है कि उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम भी अपने यहाँ लगाई हुई है जो अकाउंट्स की जांच करती है कि भाई जो पैसा आया है वो उसी जगह खर्च हो रहा है, उसी यूनिट में, उसी प्रोजेक्ट में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला क्या किया रेरा ने अपने एक्ट में ये भी बंधन कर दिया है कि कोई भी प्रमोटर नक्शा पास होने के बाद या नक्शा पास होने से पहले भी, कुछ लोग पहले क्या करते थे कि उन्होंने नक्शा जमा कराया और उनको लगा कि मेरा नक्शा पास हो सकता है, बस अपनी प्री लॉन्च निकाल दिया, बुकिंग शुरू कर दी, विज्ञापन शुरू कर दिया, अपने ऑफिस खोल दिए या अपने रियल एस्टेट के एजेंट्स लगा दिए जो बिक्री करने का काम करते हैं, और विज्ञापन देके पैसे का बुकिंग शुरू कर ली, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और इसको कहाँ रखेंगे, किस अकाउंट में रखेंगे, ऐसा कोई हिसाब नहीं दिया। लेकिन इसमें पैसे की हेरा फेरी का बहुत बड़ा स्कोप था, इसलिए अब इस एक्ट में ये प्रोविजन भी कर दिया गया है कि कोई भी प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट जिसका वो निर्माण करना चाहता है नक्शा पास कराएगा। पहले नक्शा पास कराने के बाद रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन लेगा। रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उस प्रोजेक्ट के बारे में वो विज्ञापन दे सकता है। उसके लिए कोई मीटिंग कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकता है, अपने ब्रोशर भी उसके बाद ही छप पाएगा। ब्रोशर में भी उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, उसके पहले वो ब्रोशर नहीं छपा सकता है। अगला उन्होंने किया है कि बुकिंग के समय जो कॉस्ट ऑफ यूनिट है उसकी 10% से अधिक धनराशि आपसे नहीं ले सकते हैं बुकिंग के नाम पर, और 10% धनराशि लेने के साथ ही आपका एक
एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट का भी मॉडल परफॉर्मा है रेरा एक्ट में, उस मॉडल परफॉर्मे के अनुसार ही एग्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि उस एग्रीमेंट में वो कुछ भी शर्तें डाल देंगे और आप जाने अनजाने उसको साइन कर देंगे और एग्रीमेंट चलता रहेगा। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण और एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई यूनिट कंप्लीट हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया बिल्डिंग का, और उसके 5 साल बाद जो होम बायर है, यूजर है, उसको उसके स्ट्रक्चर में या उसकी वर्कमैनशिप में कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई क्रैक आ गया है, फर्श उखड़ गया है, प्लास्टर टूट गया है, या टेक्निकल कंस्ट्रक्शन के जो मैटर्स है उसमें कोई कमी दिख रही है स्ट्रक्चरली या वर्कमैनशिप वाइज, तो जो प्रमोटर है वो कंप्लीशन के 5 साल तक आपकी उस डिफेक्ट को दूर करेगा बिना कोई आपसे पैसा लिए। इसके लिए रेरा में सख्त नियम है, इसके लिए वो लायबल है, और ये कमी आपकी कंप्लेंट दर्ज होने के 30 दिन के अंदर पूरी करनी भी उसकी अनिवार्यता है। 30 दिन के अंदर ही ये कमी उसको दूर करनी पड़ेगी जो उसकी स्ट्रक्चर में या उसकी वर्कमैनशिप में कोई कमी है आपकी कंप्लेंट करने पर। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी प्रमोटर का जो लैंड है उसके टाइटल में कोई लीगल इशू आता है, टाइटल उसका लीगली फिट नहीं है, उसमें कोई शिकायत मिलती है, लगता है कि ये टाइटल इसका गलत है, इसका नहीं है पूरा स्वामित्व लैंड पर, तो आपके पोजीशन देने के बाद, आपकी यूनिट की रजिस्ट्री होने के बाद भी कितना भी समय बीत जाए, उस समय का इसमें कोई सीमा नहीं है, कितना भी समय बीत जाए वो उस लीगल इशू के लिए जो उसके टाइटल में है पूरी तरह जिम्मेदार है। और अगर लीगल इशू ऐसा होता है कि वो लैंड उसके ऑनरशिप से निकल जाती है तो आप पूरा पैसा वापस लेने के लिए हकदार हैं। रेरा में इस बात का प्रोविजन भी किया गया है, और इसका कंपनसेशन कितना होगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ये भी रेरा तय करेगा उस लीगल इशू के एस्पेक्ट्स को देखते हुए कि कंपनसेशन कितना हो सकता है आपका, और ये आप कंप्लेंट रेरा के एक्ट के अनुसार कितने भी समय बाद कर सकते हैं जब भी उसमें कोई लीगल इशू आएगा उसके टाइटल डीड में। नेक्स्ट क्या है कि जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन इस रेरा एक्ट में ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है। मतलब रेरा एक्ट के अंतर्गत कोई प्रमोटर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, रेरा का नंबर लेता है, तो सारी सूचनाएं वो आपके लिए पारदर्शी हो जाती हैं। आप वेबसाइट पे किसी भी समय वो सारी सूचनाएं देख सकते हैं या उससे मान सकते हैं। रेरा में रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी सूचना छुपाई नहीं जा सकती है। जितनी सूचना जिस गहराई तक, जिस सीमा तक प्रमोटर को पता है, उसी सीमा तक होम बायर को भी वो सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। तो इस एक्ट में आरटीआई के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है, हर सूचना पारदर्शी है। ये प्रोविजन भी रेरा एक्ट में है जो होम बायर्स के लिए काफी उपयोगी है। अब बात करते हैं कि किसी होम बायर को कोई कंप्लेंट है रेरा में तो वो कैसे कर सकता है। दोस्तों, कोई भी होम बायर कंप्लेंट को रेरा की वेबसाइट पर uprera.in पर कर सकता है। किसी भी समय ऑनलाइन ही करनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और कंप्लेंट दर्ज होने पर रेरा उस पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करता है। इस कंप्लेंट करने में बहुत नॉमिनल फीस भी आपको देनी पड़ती है जो 1000 रुपये है एक कंप्लेंट के लिए। होम बायर्स के अलावा जो आम नागरिक है वो भी रेरा में कंप्लेंट कर सकता है। जैसे किसी नागरिक को ये पता लगा कि भाई ये कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास में चल रहा है, ये रेरा की प्रोविजंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने की श्रेणी में है, मतलब इसका जो प्रोजेक्ट एरिया है 500 वर्ग मीटर से अधिक है या इसकी यूनिट जो है वो 8 यूनिट से अधिक इसमें निर्माण हो रही है और इसने रजिस्ट्रेशन प्रमोटर ने नहीं कराया रेरा में, तो वो उस प्रोजेक्ट की फोटो खींच ले और उसके बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में सूक्ष्म जानकारी या उसके ऑनरशिप के बारे में जो जानकारी है वो उस कलेक्ट कर ले और फोटो और अपनी जानकारी सीधे रेरा की वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है। रेरा इसको इंटरटेन करेगा और उस कंप्लेंट के आधार पर आगामी नियमानुसार कार्रवाई एक्ट में प्रोविजन के अनुसार उस प्रमोटर के खिलाफ की जाएगी। आम नागरिक के लिए भी ऐसा प्रोविजन है रेरा एक्ट में। अब बात करते हैं यूपी रेरा क्या कर रहा है। दोस्तों, इस समय यूपी में
लगभग 2800 प्रोजेक्ट हैं जो यूपी रेरा में रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी तक। लगभग 24,000 कंप्लेंट अभी तक यूपी रेरा में आ चुकी हैं और जिसमें से लगभग 2000 कंप्लेंट्स का निस्तारण भी किया जा चुका है यूपी रेरा द्वारा। इसमें से 80% कंप्लेंट एनसीआर रीजन की है, एनसीआर का जो यूपी रीजन है उसकी, और उसमें से मुख्य रूप से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रमोटर्स के लिए, प्रमोटर को सुविधा पहुंचाने के लिए रेरा में क्या प्रोविजन है। रेरा ने प्रमोटर्स का ध्यान रखते हुए उनके लिए भी एक सिंगल विंडो सिस्टम अपने यहाँ रखा हुआ है। अगर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस लेने में, अपने नक्शा पास कराने के प्रोसेस में जो क्लियरेंस ली जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एनओसी जिसको कहते हैं, उनको लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो रेरा ने इसके लिए भी अपने यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है प्रमोटर्स के लिए, उनकी सुविधा के लिए। अब प्रमोटर्स को अलग अलग विभागों में क्लियरेंस के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, रेरा उनकी हेल्प करेगा। और विभागों के लिए भी ये अनिवार्यता कर दी गई है कि हर हालत में 30 दिन के अंदर वो प्रमोटर्स का क्लियरेंस दे देंगे। ये भी प्रोविजन इसमें किया गया है। दोस्तों अभी मार्च महीने से रेरा ने इंटीग्रेटेड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू कर दिया है, जिसमें जो भी कंप्लेंट होगी वो ऑनलाइन आप दर्ज करवा पाएंगे। और इस सिस्टम को रेरा ने ई कोर्ट कहा है, मतलब जो भी उसमें सुनवाई होगी वो ई सिस्टम के माध्यम से होगी। आप घर बैठे अपने सारे पेपर्स अपलोड कर सकते हैं। प्रमोटर भी अपने पक्ष में जो उसको अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं वो अपलोड कर सकता है और कोर्ट ई सिस्टम पे काम करेगा। आपको बार बार रेरा ऑफिस में दौड़ना नहीं पड़ेगा, ना तो कंप्लेंट करने वाले को और ना ही प्रमोटर को। अंत में जब बहस का समय आएगा तो एक दिन जाना पड़ेगा, जबकि पुराने सिस्टम में 3-4 बार, 2 बार, 3 बार लगभग जाना पड़ता था। ये भी सुविधा हो गई है प्रमोटर के लिए भी और कंप्लेंट करने वाले के लिए भी। दोनों पक्षों का रेरा ने इसमें ध्यान रखा है और अब आगे से यही सिस्टम लागू होगा, पुराना सिस्टम बंद हो जाएगा। दोस्तों ये रेरा के बारे में सूक्ष्म जानकारी थी। इसमें प्रमोटर का हित भी रेरा ने ध्यान में रखा है और होम बायर का भी रखा है। अब मुझे आशा है कि रेरा के प्रभावी हो जाने से ये जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 15-20 सालों से इसमें भरोसा होम बायर्स का कम हो गया था, धीरे धीरे बढ़ेगा और आशा है कि भविष्य में रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा और होम बायर्स को अपने यूनिट्स, अपने मकान समय से मिल पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।